हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। एमपी सेट 23 का पेपर अभी हाल ही में जो कंडक्ट हुआ उसका सेकेंड ऑप्शन पेपर जो कि हिस्ट्री का पेपर है उसका रिव्यू मैं लेके आया हूँ, जो कि अगले 50 क्वेश्चंस जो कि 101 101 से लेके 150 तक जो क्वेश्चंस है उसका पूरा रिव्यू इसमें मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें कि साथ ही साथ में उसका कंप्लीट एनालिसिस और आंसर की आपको मिलने वाली है। इससे पहले मैंने पहला वीडियो कंप्लीट कर लिया है जिसमें कि मैंने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस की रिव्यू दिए हैं। अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो उनको भी आप कंप्लीट रिव्यू देख सकते हैं और अपने आंसर्स की जो कि आपने एग्जाम में दिए हुए हैं उससे क्रॉस चेक करके अपने आंसर्स को टिक कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से आंसर्स आपने सही दिए हैं। तो पहला जो जो पेपर है, पहला जो वीडियो है जिसमें कि मैंने फर्स्ट रिव्यू दिया है, जिसमें कि आंसर्स की आपको मिल जाएंगी, जिसमें कि कंप्लीट मैंने करके रखा है। और अभी जो अगला जो है उसमें मैं 101 से लेकर 150 यानी कि 101 क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन जो कि लास्ट 50 क्वेश्चन से उनकी रिव्यू लेकर आया हूँ, साथ में आंसर कीज भी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप वो सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस साथ ही साथ में वो सारी क्लासेस जो कि जीएस की मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से आपको मैं देते आ रहा हूँ, जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स और एमपी जीएस की क्लास लगातार मेरे माध्यम से आपको मिल रही है। तो लगातार सभी क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं एमपी सेट 23 के ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री के लास्ट 50 क्वेश्चंस, जो कि ऑप्शनल सेकेंड पेपर होता है और जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस के मैं रिव्यू यहाँ पर आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि 101 यानी कि 101 से मैं इसको शुरू करूंगा और 101 से मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर 101, जिसमें कि इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिया हुआ और हिंदी में मैं आपको पूरी जानकारी इंग्लिश में दोनों कंप्लीट करूंगा। तो हु प्रोपाउंड द डॉक्ट्राइन ऑफ वदाहत उल वजूद इन द सूफी ट्रांडिशन। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सेट ए, जैसे कि पहला मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सेट ए को मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। सेट ए का पूरा यहाँ पर कंप्लीट आपको मिलने वाला है सेट ए। तो सेट ए के पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैंने कंप्लीट किए हैं। तो सेट ए का ये 101वां क्वेश्चन है, जिसके पास में जो विद्यार्थी जिस सेट के साथ में है क्वेश्चन को मैच करते हुए आप आंसर्स की चेक कर सकते हैं और साथ में पूरा एनालिसिस में यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये सेट ए का 101 यानी कि 101 क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है यहाँ पर कि सूफी परंपरा में वहादत उल वजूद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो आंसर है वो है सी। अगर आप सी पे गए हैं यानी कि इब्नुल अरबी जो है इसका आंसर सही है सी। और इनका जो कार्यकाल था यानी कि इनका जो समय था वो 1165 से लेकर 1240 के बीच में रहा और ये मुस्लिम फिलोसोफर थे और इनके द्वारा ही ये सिद्धांत प्रतिपादित यानी कि इसको क्या किया था, ट्रेडिशन में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया, ये सामने दिख रहा है आपको, जो कि है 102 क्वेश्चंस, जिसमें लिखा हुआ है चिश्ती सिलसिले की नींव निम्नलिखित में से किसने रखी थी। द फाउंडेशन ऑफ द चिश्ती सिलसिला वॉज लेट डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, इसमें जो सही आंसर है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसने की ये जो चिश्ती नींव की रखने वाले, ये मतलब चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले ये वो थे, क्या कहते हैं इसको, सूफी गुरु थे। ये सूफीवाद के ये जाने माने वो कहलाते हैं ये। तो इनकी शुरुआत अगर देखी जाए तो ये मोहम्मद गौरी जो कि 1192 में भारत आया था और 1192 में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ये साथ लेकर आया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर का रिव्यू मैंने आपको दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 103। इसको कि थोड़ा सा मैं जूम यहाँ पर कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये लीजिए, ये आ गया आपके पास में पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत प्रोपाउंड द रिएक्शनरी आइडियोलॉजी। अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है सी पर जा रहे हैं आप, तो सही है, शेख अहमद सर हिंदी। ठीक है ना, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है।
और इसके बारे में अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो ये ख्वाजा बकी बिल्ला, ख्वाजा बकी बिल्ला के ये शिष्य थे, और इन्होंने ही ये जो सिख थे, ये जो थे, इन्होंने नकबंदी, जो अगर बात करें ख्वाजा ख्वाजा बकी उल बकी उल बिल्ला, बिल्ला के ये शिष्य थे, और 14वीं शताब्दी में यानी कि 14th सेंचुरी में इन्होंने नक्शबंदी सिलसिला जो था, नक्शबंदी जो संप्रदाय था, उसकी स्थापना इन्होंने की थी, और ये उन्हीं के शिष्य थे। और इन्होंने ही जो रिएक्शनली आइडियोलॉजी यानी कि जिसको बोलते हैं प्रतिक्रियावादी विचारधारा प्रतिपादित करने वाले जो शेख रहे, वो रहे शेख अहमद सरिंदी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, अगला है 104, नोट कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है पशुपत, पशुपत सेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस। इसमें लिखा हुआ है पशुपत संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है, तो नोट कर लीजिएगा इसका आंसर। अगर आप सेव संप्रदाय से जाते हैं, सेव धर्म से जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सेव संप्रदाय, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला है 105, जिसमें कि लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द 6th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। छठवें अवतार कौन से थे, भगवान विष्णु के छठवें अवतार कौन से थे, तो इसका भी आंसर आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसके जो आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परशुराम। परशुराम जो थे वो छठवें अवतार थे भगवान विष्णु के। अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु के टोटल अवतार कितने माने गए हैं, 10 अवतार माने गए हैं, तो 10 अवतारों में से एक अवतार जो कि छठवां अवतार माना गया है वो परशुराम माना था। 7वें अवतार जो थे वो थे राम, ठीक है ना, और 8वें अवतार की बात की जाए तो वो थे कृष्ण, है ना, और 9वें अवतार की बात करें तो वो थे बौद्ध, और 10वां अवतार जो है वो है कालिकी का। तो इस तरीके से ये छठवां अवतार हो गया परशुराम, 7वें अवतार अपने राम हो गए, 8वां अवतार श्री कृष्ण, 9वां बौद्ध, और 10वां कालिकी अवतार होगा। इससे पहले की बात की जाए तो परशुराम से पहले 5 अवतार और रहे, जिसमें कि पहला अवतार मत्स्य था, मत्स्य यानी कि मछली का अवतार, फिर कुर्म यानी कि कछुए का अवतार था, फिर था वराह मतलब कि जो सुअर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, उसका अवतार, उसके बाद में नरसिंह का अवतार रहा। तो इस तरीके से 10 अवतार यहाँ पर देखे गए हैं। अगर आपने इसमें सी चुना है तो सी अवतार, सी इज द करेक्ट आंसर, परशुराम इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द भक्ति पीरियड कंपोज्ड द स्टोरी ऑफ नल दमयंती एंड नल चंपू। इसका जो आंसर है, अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर सी सही होगा, त्रिविक्रम। अगर आप सी पर जा रहे हैं, सी ऑप्शन पर जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात की जाए तो ये त्रिविक्रम जो थे, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश की कृष्ण द्वितीय के जो पौत्र थे, कौन, इंद्रराज, उनके शासन काल में इन्होंने किसकी, नल दमयंती और नल चंपू की रचना की थी, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कृष्ण द्वितीय के पौत्र इंद्रराज के शासनकाल में त्रिविक्रम ने नल दमयंती और चंपू की रचना की थी। और इनका जो शासनकाल था, जो कि इंद्रराज की बात कर रहे हैं, तो ये 915 ईस्वी की बात है राष्ट्रकूट की, ठीक है ना। अगर राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का अंत कब हुआ था, 973 ईस्वी में, जिनको कि कल्याणी के जो चालुक्य थे, जिसमें कि कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा इसको 973 में इस डायनेस्टी का अंत हुआ था, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 107, जिसमें कि संत चैतन्य महाप्रभु ऑफ भक्ति पीरियड बिलोंग्स टू विच स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते थे संत चैतन्य प्रभु, इसके बारे में पूछा हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप बी पर जा रहे हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बंगाल के थे। और बंगाल में इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 18 फैब 1486 में इनका जन्म हुआ था।
और ये हुआ था नवद्वीप में। नवद्वीप में इनका जन्म हुआ था और ये वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। वैष्णव धर्म यानी कि विष्णु, ठीक है ना, विष्णु के उपासक रहे और वैष्णव धर्म के ये क्या थे, ये प्रचारक थे, उसका प्रचार इन्होंने किया था, ठीक है, बंगाल में। अगला क्वेश्चन आ गया, अगर आपने बी पर बंगाल पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट वाज द शेख ई कुल इन द मुगल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 108 आप देख लीजिए, इसमें कि सुलह कुल लिखा हुआ है, सॉरी, सुलह कुल जो है वो मुगल काल में क्या था। तो सुलह कुल जो था वो ए ऑप्शन सही है। अगर ए पर जा रहे हैं जिसमें कि हिंदी में लिखा हुआ है सर्वधर्म समन्वय, ठीक है ना, रिलीजियन कोऑर्डिनेशन की बात ये कर रहा है और इसमें विभिन्न धर्मों के साथ एक साथ में मेल जोल समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि अकबर के पीरियड के समय की बात है। अकबर का पीरियड के समय यानी कि 1582 में के आसपास या उससे ऊपर नीचे, ठीक है ना, सुलह कुल का जो शब्द है ये उस समय यहाँ पे प्रचलित हुआ और 1582 में ही अकबर ने दीन-ए इलाही जो धर्म है उसकी स्थापना की थी, जिसमें कि सभी धर्मों का एकीकरण यहाँ पर करके एक धर्म की स्थापना यहाँ पर दीन-ए इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। तो यहाँ पर सुलह कुल जो कि सर्वधर्म समन्वय यानी कि सभी धर्मों को एक साथ कोरिलेट करके समन्वय स्थापित करना और उसमें एक प्रकार से मेल जोल बढ़ाने की जो एक ट्रेडिशन था उसको सुलह कुल कहा जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, वेयर इज द अटाला मस्जिद लोकेटेड। अटाला की जो मस्जिद है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बनता है। इसमें मालवा दिया हुआ है, जौनपुर दिया हुआ है, कश्मीर और लखनऊ दिया है। तो इसमें जौनपुर इज द करेक्ट आंसर। अगर आप जौनपुर टिक किया है तो बिल्कुल सही है। हम इसके बारे में और भी चीज़ें पर कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअली ये मस्जिद है, अटाला की मस्जिद, ये इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाई गई थी, नोट कर लीजिएगा, जो कि फिरोज तुगलक डायनेस्टी के समकालीन है, यानी कि दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली में तो जो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनी थी। लेकिन बनवाया किसने था, 1408। कब बनवाया था, 408 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और ये जो अटाला की मस्जिद है ये लगभग 100 फीट ऊंची है, 100 फीट ऊंची थी ये, ठीक है ना, उससे भी अधिक ऊंची थी। और इसकी शुरुआत जो की थी फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि कंप्लीट जो करवाया था वो इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था, क्योंकि इसको 1393 में फिरोज शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और उसके बाद में इसको 1408 के आसपास ये कंप्लीट, ये फिरोज शाह नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा। 1393 की बात है, ये फिरोज शाह, ठीक है ना, ये अलग है, वो तुगलक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो था वो तो 1451 से लेकर 1488 तक, ये फिरोज शाह ही अकेला है। फिरोज शाह के द्वारा 1393 में, नोट कर लीजिएगा, 1393 में, अपडेट कीजिएगा थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। 1393 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी और 1408 में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा पूरी कंप्लीट हुई थी और 100 फीट ऊंची थी। तो जौनपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 110, विच मुगल एम्परर बॉट 2 ग्रेट पर्शियन पेंटर मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद इन इंडिया। मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सा मुगल बादशाह था जो कि भारत से 2 महान जो चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को भारत लाया था। तो इसका जो सही आंसर, अगर आपने बी पर गए हैं, हुमायूं की तरफ में जा रहे हैं, तो हुमायूं इज द करेक्ट आंसर। हुमायूं ने ही लेके आया था। और इसमें मीर सैयद जो कि समरकंद से ही इसको लेके आए थे, यहाँ पर फारस से लेके आए थे ये। और इसका जो समय था, अगर एक्चुअल देखा जाए तो इसकी जो चित्रकला थी जो कि 1525 से लेके 1548 के बीच में मीर सैयद अली की, उस समय फली फूली और ये लघु, दोनों ही लघु चित्रकारी, क्या नाम है इसका, क्या है इसका, लघु चित्रकार थे ये, यानी कि छोटे चित्रों के ये माहिर थे। लघु चित्रकारी में इन्होंने काफी ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी और इसके ये प्रमुख कलाकारों के रूप में दोनों जाने जाते थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद की बात कर लें तो इनका जो समय था वो था 1550 से लेकर 1595 तक, ठीक है। इस समय इन्होंने ये चित्रकारी में प्रसिद्धि पाई थी और दोनों ही लघु चित्रकार के रूप में जाने जाते थे।
हुमायूं लिखे आया था। अगर आपने हुमायूं पे गए हैं तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, विच इज द ऑथर हु इज द ऑथर ऑफ अदर मैन फ्लावर्स। अदर मैन फ्लावर्स जो एक किताब है, ठीक है ना, इसके ऑथर, इसके जो लेखक है वो कौन है, तो इसमें बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बेबल इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ये जो बुक है, ये बुक जो पब्लिक हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 1944 ईस्वी में, जिस समय की वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, ठीक है ना। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में ही ये वायसराय थे, कहाँ के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे ये। और इनका जो कार्यकाल था ये था 1943 से लेके 1947 तक। उसके बाद में माउंटबेटन आ गए थे। और इससे पहले जो वायसराय थे वो कौन थे, लिनिथ गो के बाद में वेवल आए, वेवल के बाद में माउंटबेटन आ गए थे। तो ये क्लियर हो गया आपको। 1943 में ये आए थे, 47 तक रहे। 1944 में अदर मैन्स फ्लावर्स जो किताब थी, ये किताब के रचयिता रहे और ये पब्लिश हुई थी 1944 में, ठीक है ना। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी क्रेनेटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1746 टू 1763 एडी। मतलब इसमें जो वार हुई थी, कर्नाटक युद्ध के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, कि जो कि फ्रेंच यानी कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, वो कर्नाटक युद्धों के बारे में बात कर रही है। इसमें लिखा हुआ है कर्नाटक, ये लिखा हुआ है कर्नाटक वॉर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नोट कर लें, यहाँ पर टोटल जो वॉर हुए थे वो 3 वॉर हो गए थे, 3 युद्ध हो चुके थे 1746 से लेकर 1763 के बीच में, ठीक है ना। और नोट कर लीजिएगा, ये जो युद्ध हुए थे इसमें भारतीय शासकों ने भी भाग लिया था, दोनों तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से भी भारतीय शासक रहे और फ्रेंच की तरफ से भी भारतीय शासक रहे। इसका जो आखिरी निर्णायक युद्ध हुआ था वो 1763 तक खत्म हुआ, जो कि पेरिस की संधि में खत्म हुआ था। उससे पहले भारत में वांडीबास का युद्ध हुआ था 1760 में, जिसमें कि अंग्रेजों के द्वारा आयकर कूट ने नेतृत्व किया था। और उसमें फ्रांसीसी बहुत बुरी तरीके से हारे थे। और पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुई थी, उसके बाद में फ्रेंच ने अपनी, यानी कि फ्रांस ने अपनी हार मांग ली थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सी बिल्कुल सही है, 3 युद्ध हो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 113 है ये, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो किसने स्थापित किया है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है। यानी कि पहला जो छापा खाना है, प्रेस है, उसकी स्थापना किसने की। तो इसका जो आंसर है वो पुर्तगीज, बिल्कुल सही है, पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत आए थे और पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। अगर हम इसके सही ईयर की बात कर लें तो ये बनना चालू हुआ था, इसकी जो नींव रखी थी ये 1550 ईस्वी में, ठीक है ना। सेंट पॉल कॉलेज इन गोवा, कहां पर, सेंट पॉल कॉलेज गोवा में रखी थी इसकी नींव, है ना। और उसके बाद में ये बनकर जो तैयार हुआ था, ये 5 वर्ष लगे थे, लगभग 6 वर्ष लगे थे। 1556 में बनकर ये तैयार हो गया था, बिल्ट इन 1556, ठीक है ना। 1556 में ये बनकर तैयार हुआ था और पुर्तगीज को, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 114, हु पब्लिश द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर्स। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर किसने प्रकाशित किया, विलियम डेग्बी, जेम्स ऑरेम एलिफिंस्टन या फिर जेम्स ऑगस्टन हॉकिंस। तो इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जेम्स ऑगस्ट हॉकिंस के द्वारा ये जो द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर्स की यहाँ पर ये प्रकाशित किया गया था। और अगर इसकी बात करें तो ये कब शुरू हुआ था, इसका प्रकाशन ये हुआ था 1780 में। 1780 में इसका प्रकाशन चालू हुआ, यानी कि ये पब्लिश चालू हुआ। ये एक पेपर था, PULIS, ये पेपर था एक जो कि चालू हुआ और ये 1782, यानी कि 2 वर्ष तक ही इसका पब्लिशिंग रहा, ठीक है ना। यहाँ तक ये कंप्लीट रहा, 1780 से लेकर 1782 तक ये चला। एक न्यूज़पेपर था ये जिसका नाम था कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, जो कि बंगाल में शुरू हुआ था, द कलकत्ता सबसे पहले, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए, अगर आप लगातार पूरे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पहला वीडियो है जिसमें कि मैंने पहले 50 क्वेश्चन दिए, उससे भी आप अपने क्वेश्चन चेक कीजिएगा। और उसके बाद में अगले 50 हैं, इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, जिससे कि अन्य स्टूडेंट जिन्होंने की हिस्ट्री का पेपर दिया हुआ है सेट का, वो भी मैच कर सकें। और साथ में मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लगातार इस तरीके के एनालिसिस में आपके साथ में लाता रहता हूँ,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 115, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आई विटनेस द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल जो ट्रेजेडी थी, कालकोठरी का जो प्रत्यक्षदर्शी था वो कौन था, जिसने कि अपनी आंखों के सामने ये देखा था। तो नोट कर लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो हॉलवेल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हॉलवेल के सामने हुई थी। और इसको जो करता धरता था वो कौन था, बंगाल का नवाब जो था। कौन था बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला। कब हुआ था ये घटना, ये कब घटी थी, ये घटना घटी थी 1756 में। 1756 में ये घटना घटी थी सिराजुद्दौला के समय में। उसने एक छोटी सी कालकोठरी में लगभग 146 अंग्रेज और उनकी फैमिली को कैद कर लिया था। एक छोटी सी थी, मान के चलो 10x10 का या 10x15 का रूम था, उसमें कैद कर लिया था। और उसमें कैद किया तो उसके बाद में उसमें से सिर्फ 23, लगभग 21 से लेके 21 कई जगह लिखा हुआ है, 21 जो थे वही शेष बच पाए थे। और उस वहां से हॉलवेल बच निकला था और हॉलवेल के सामने ये घटना घटी थी। तो इसका हॉलवेल आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, उसी के सामने ये इंसिडेंट हुआ था। इसका जो पूरा नाम है वो है जॉन हॉलवेल। जॉन हॉलवेल, उसके सामने ये घटना घटी थी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, आफ्टर विच एंग्लो मैसूर वॉर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज कंक्लूडेड। यानी कि वो कौन सा आंग्ला मैसूर युद्ध का था जिसपे ये मैसूर संधि संपादित हुई थी। तो नोट कर लीजिएगा, इसका जो आंसर है, अगर आप बी पर जा रहे हैं, सेकंड आंग्ला मैसूर युद्ध जो कि खत्म हुआ था 1884 में। 1884 में जो खत्म हुआ था उसमें ये सेकंड आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के साथ में ये संधि हुई थी। क्योंकि इसी बीच में हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान का पिता था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में टेक ओवर करता है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध होता है जिसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। अपनी अपनी सीमाओं में वापस चले जाते हैं और जिस सीमाओं पर जिसका जितना अधिकार था वो वापस करके वापस पहुंच जाता है। तो ये एक जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, इसमें मैंगलोर संधि 1884 में ये संधि हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। ठीक है, तो सेकेंड जो आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हुई थी। ठीक है ना, पहला जो होता है वो 67 से लेकर 69 तक चलता है। दूसरा जो होता है वो 80 से लेकर 84 तक चलता है। तीसरा युद्ध जो कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा जो होता है वो 94 में होता है। और चौथा आखिरी युद्ध जो होता है वो 99 में कंक्लूड हो जाता है। टोटल 4 एंग्ला मैसूर युद्ध यहाँ पर हुए थे, जिसमें कि आखिरी 99 में यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, उसको मार डाला जाता है। जो कि किसके द्वारा मारा गया था, वो मारा गया था अपना वैली जली के समय में। ठीक है ना, 1899 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैली जली और कॉर्नवालिस के समय की बात थी, ये कॉर्नवालिस के समय हुआ था। एग्जैक्टली, कॉर्नवालिस और वैली जली। एग्जैक्टली, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस जा रहा था और वैली जली आ रहा था, उस समय की बात है। आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, बाय विच एक्ट बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाय ब्रिटिश। देखिए क्वेश्चन बहुत ही डीप में पूछे गए हैं। ठीक है ना, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने एनालिसिस किए हैं, जिन्होंने अच्छे से ही जो स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री की, एक एक फैक्ट्स को अच्छे से थॉरोली स्टडी कर रहे हैं, वही इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्योंकि एक एक टर्म्स पे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगर हिंदी में बात की जाए तो यह है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में परोपकारी निरंकुशता की स्थापना की थी। बहुत ही माइनर सा एक छोटा सा शब्द लेकर यहाँ पर क्वेश्चन रख दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है ए। अगर आप एक पे गए हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है ना, उस समय ये परोपकारी निरंकुशता की स्थापना की थी, जिसमें कि यहाँ पर जो धर्म पर आधारित यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र जो बनाया था, जो कि किसने बनवाया था, मार्ले मिंटो, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो था, उस रिफॉर्म के तहत ये बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म, जिसको कि परोपकारी निरंकुशता कहते हैं, उसकी स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी। और ये था अपना ए ऑप्शन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द कंसीडर एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया।
यहाँ पर जो बोलते हैं, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जनक, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर ये देखने को मिला है, जो कि नॉर्मली स्टार्टिंग में ही अगर बेसिक पढ़ते हैं तो उसमें अपन मॉडर्न हिस्ट्री का उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाते हैं, उसको आप आसानी से हल कर दिया होगा आपने। इसमें रिपिन, जिसका कि कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 के बीच में था, और ये स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में यहाँ पर पहचाने गए, जो कि लेटिन के बाद आए थे। लेटिन का कार्यकाल जो कि 76 से लेके 80 तक था, और उसके बाद में रिपिन यहाँ पर आए। ठीक है, तो रिपिन का को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 119। ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ 1857 10 कॉइन वर मिंटेड ऑन द नेम ऑफ विच लीडर। क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। 1857 के विप्लव के दौरान किस नेतृत्वकर्ता के नाम पर 10 सिक्के ढाले गए थे। देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में, यानी कि बहुत ही बारीकी से पूछ लिया गया है। यहाँ पर जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय 10 सिक्के ढाले गए थे, वो 10 सिक्के किसके नाम पर थे, ये क्वेश्चन है। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की है तो बिरजिस कादिर इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सिक्के ढाले गए थे 10 अगस्त 1857 में ढाले गए थे। नोट कर लीजिएगा, बिजरिस कादिर, ठीक है ना। यो कि हम बात कर सकते हैं ये बंगाल में ही थे, और वहीं के कोई एक नवाब थे ये, और उन्होंने इसका आदेश दिया था, और उनके नाम पर ये सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो 10 कॉइन्स इन 1857, ठीक है ना, नेम्ड ऑफ बिजरिस कादिर। अगर आप ए ऑप्शन पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आ गया, द टाइम पीरियड ऑफ रिंग फेंस, लिखा हुआ ना रिंग फेंस पॉलिसी। जो रिंग फेंस पॉलिसी है, जो कि सुरक्षित घेरे की नीति जिसको बोला जाता है, उसका टाइम पीरियड पूछ लिया गया कि कब से लेके कब तक ये टाइम पीरियड रहा। तो देखिए जिस समय यहाँ पर जो देखा जाए तो रोमन वार जब चल रही थी, जब यहाँ पे रोमन क्रांति हो रही थी, उस समय नेपोलियन बोनापार्टा जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, उसका डर दिखाकर यहाँ पर ये जो सुरक्षित घेरे की संधि लाई गई थी, वो सुरक्षित घेरे की संधि थी ये। और ये जो थी ये वॉरेन हेस्टिंग के समय ही शुरू हो गई थी, वॉरेन हेस्टिंग के समय शुरू हो गई थी ये। और वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई थी, यानी कि ये हुई थी 1764 में। 1764 के बाद में ही ये इसकी शुरुआत हो गई थी, यानी कि 1765 अपन मान सकते हैं। 1765 में जब आया था तो उस समय ही ये रिंग ऑफ जो फेंस थी उसकी पॉलिसी तैयार हो गई थी। और ये उसके बाद में ये कब तक चली थी, ये चली थी मिंटो द फर्स्ट तक चली थी। मिंटो द फर्स्ट जो कि उस समय का गवर्नर जनरल था, तब तक ये चली थी। तो वॉरेन हेस्टिंग यानी कि 1765, यानी कि यहाँ पर 1765, और मिंटो बात करें तो मिंटो 1813 तक रहा था, यानी कि 1757 से लेकर 1813 तक की बात कर लें तो ये रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी रही। तो इसका जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग जो कि लॉर्ड क्लाइव के बाद आया था, लॉर्ड क्लाइव जो कि 1765 में चला गया था, उसके बाद में 1757, लेकिन शुरुआत उसी समय हो गई थी। लॉर्ड क्लाइव जब जो बंगाल का गवर्नर रहा, बंगाल के गवर्नर के बाद में यहाँ पर ये चालू हो गई थी। ठीक है, देन उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग आ गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड क्लाइव 1757 में तो पहली प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद में लॉर्ड क्लाइव ही आ गया था 1757, सॉरी हाँ 1765 में लॉर्ड क्लाइव आ गया था। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, 1765 में लॉर्ड क्लाइव आ गया था, और लॉर्ड क्लाइव के बाद में वॉरेन हेस्टिंग आया था। वॉरेन हेस्टिंग जो आया था वो आया था 1773 में। हाँ अपडेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे मेरे को बना था। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग आया था। उससे पहले लॉर्ड क्लाइव के समय ही ये रिंग ऑफ फेंस चालू हो गई थी, यानी कि लॉर्ड क्लाइव से लेके मिंटो द फर्स्ट तक 1813 तक ये रिंग फेंस रही थी, यानी कि बी ऑप्शन ही था करेक्ट आंसर। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, चलिए whose statement in this about the permanent settlement system, the permanent settlement was no product of any preconception of Lord Cornwallis in favor of the land system in England। किसने कहा था ये जो स्टेटमेंट है ये किसका था, ये इसमें बोला गया है। देखिए जो कि हिंदी में है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में किसने कहा था कि स्थायी बंदोबस्त इंग्लैंड की जमींदारी व्यवस्था के प्रति लॉर्ड कॉर्नवालिस के पूर्वाग्रह के कारण न था, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो मेरे को बिल्कुल, मैंने काफी स्टडी करने के बाद में मेरे को पाया कि इसका सरकार और दत्ता, क्योंकि ये दत्ता थे
ये दत्ता के बारे में पूरी जानकारी मेरे को मिली। ये थे आर.सी. दत्ता। आर.सी. दत्ता जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे और एक आर्थिक एनालिस्ट थे ये उस समय, जिस समय कि दादा भाई नेहरू थे। दादा भाई नेहरू के समय में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत था वो इनके समकालीन ही आया था, जिस समय कि ये परमानेंट सेटलमेंट भी चल रहा था। परमानेंट सेटलमेंट की बात कर लें तो परमानेंट सेटलमेंट के जो जनक थे, जिसकी शुरुआत की थी, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिस तरीके से भारत का पैसा इंग्लैंड भेजा जा रहा था, उस समय दत्ता भी यहाँ पर एक आईएएस अधिकारी रहे अंग्रेजों के काम में, जिसको कि आईसीएस भी बोला जाता था उस समय। तो इसका जो आंसर है वो सरकार और दत्ता अगर आपने लगाया है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पर, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 122। द ब्रिटिश यूज्ड टू डू एग्रीकल्चर ऑन लैंड दे हैड बॉट एंड देयर ओन एक्सपेंसेस बाय पेइंग वेजेस टू द फार्मर वाज कॉल्ड। ठीक है ना, जिसमें लिखा है अंग्रेज अपनी ही खरीदी भूमि पर अपने ही खर्चों पर किसानों से जो मजदूरी करवाते थे, ठीक है ना, कृषि देकर, उसको क्या कहते थे, ये पूछा गया है। तो अगर इसमें आपने सी लगाया है निजबत एग्रीकल्चर, तो ये बिल्कुल सही होगा। निजबत एग्रीकल्चर उसको कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 आ गया है। हु इस्टेब्लिश्ड द 3 मेंबर्ड रेलवे बोर्ड। जो 3 मेंबर का जो रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है, अगर आप जा रहे हैं तो वो है लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय में इस बोर्ड की स्थापना हो गई थी 1901 में। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में ये रिकमेंड हुआ था और इसमें सर थॉमस रॉबर्टसन कमिटी, नोट कर लीजिएगा, सर थॉमस रॉबर्टसन जो कमिटी थी, उस कमिटी के रिकमेंडेशन पर ये 3 मेंबर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में हुई थी। ठीक है, 1901 में रिकमेंडेशन दी गई थी इस कमिटी के द्वारा। तो उस समय जो वाइसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का अगर कार्यकाल देखा जाए तो कब से लेके कब तक है? ये थे 1899, यहाँ नोट कर लीजिएगा, 1899 से लेकर 905 तक रहे। 1905 में जो बंगाल विभाजन है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के मिलते हैं कर्जन के समय में, जैसे कि अपने जो पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय भी इनको जाता है, जो कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पूरे इंडिया में। वो भी लॉर्ड कर्जन के समय ही किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आ गया 124वां। व्हाट वाज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इसमें कि मैग्ना कार्टा, इंग्लिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो अगर आप बी पर गए हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, डिस्पैच ऑफ वुड एक्ट्स 1854 में जो वुड एक्ट्स के डिस्पैच किए गए थे उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 आ गया। एन अपील टू द ब्रिटिश नेशन नामक लेखक हिंदी में है, ये किसने लिखा था? जो लेख था वो किसने लिखा था? इसमें 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और केडी कार्वे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें एन अपील टू द ब्रिटिश नेशन जो लेख है भैया, इनमें से तो किसी ने नहीं लिखा। ठीक है ना, यहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी बुक्स देखी, लेकिन ये नहीं मिला। और इसमें जो मिले हैं ये बुक जो है मैंने, जो है अंग्रेजी के नाम है विलियम हेलरी ने ये जो एन अपील टू द ब्रिटिश नेशन है ये लेख लिखा था, और ये 1825 में ये लेख लिखा गया था विलियम हेनरी के द्वारा। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। इस पर ऑब्जेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिएगा, ये यहाँ पर डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 125, जिसमें कि विलियम हेनरी 1825 में, ठीक है ना, इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला 126, नील किसानों की दुर्दशा
सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? सबसे पहले ये किस में प्रकाशित हुआ, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो, अगर आप हिंदू पेट्रॉइट पर जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पब्लिश हुआ था ये हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, जो कि एक बंगाली इंटेलेक्चुअल थे ये, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा क्या नाम था उनका, हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा ये हुआ था, ठीक है ना। और ये जो था, ये जो पेपर था समाचार पत्र, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1777 में, क्योंकि 1777 के समय ही इंडिगो यानी कि जो नील की खेती है उसकी शुरुआत कर गई थी। इंडिगो का जो कल्टीवेशन था, उसकी जो खेती थी वो 1777 में शुरुआत हुई थी। देन उसके बाद में इस पे एक प्ले बनाया था। वो प्ले किसने? दीनबंधु जो मित्र थे, दीनबंधु मित्र, जिनको कि जिसके नाम पर नील दर्पण नाम का एक प्ले था। नील दर्पण जो प्ले था वो इस हरिश्चंद्र मुखर्जी का जो लेख था उसी लेख पर आधारित ये नील दर्पण जो प्ले था, जो आर्ट था, वो फिल्माया गया था, वो किया गया था, जो कि किया गया था बाद में 1858-59 में। ये भी नोट कर लीजिएगा। 1858-1859 के आसपास दीनबंधु मित्र के द्वारा ये, जिसको कि द मिरर ऑफ इंडिगो के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ पर ये प्ले किया गया था, ठीक है ना। जो एक प्रकार से एक नाटक था जो कि इंडिगो की जो खेती थी उसकी दुर्दशा के बारे में यहाँ पर पूरी प्रकाश डालता है, ठीक है। तो इसका आंसर हिंदू पेट्रॉइट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, जिसमें कि सन 1825 में भीलों के अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाले जो नेता थे वो कौन थे? तो देखिए उसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही है, जिसमें कि सेवरम लिखा हुआ है। सेवरम, ये जो था वो था सेवरम, इसको इंग्लिश में मेरे को याद आ रहा है जो है सेवरम, पूरा नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, घिसाड़ी, सॉरी, हाँ, घिसाड़ी के द्वारा ही ये एक जो भील विद्रोह था उसके ये नेता थे ये सेवरम घिसाड़ी। और इन्होंने ही इस भील विद्रोह का की वो क्या को लीड किया था इन्होंने, ठीक है ना। और इसको दबाने वाले जो अंग्रेजी लेफ्टिनेंट थे वो थे ऑटम, लेफ्टिनेंट ऑटम ने इसको दबा दिया था 1845 में। 1845 में दबाने का पूरा प्रयास किया था और ये एट द एंड यहाँ पर अंग्रेजों को सफलता मिल गई थी 1845 में। यानी लगभग 20 वर्षों तक ये चला था विद्रोह, और सेवरम घिसाड़ी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फिर से इंग्लिश में पूरा आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, और इसमें पूछा गया है कि भारतीय हु इज द कॉल्ड ऑफ लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स मैटकॉफ ही यहाँ पर भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता थे, और ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, जिन्होंने कि ये भारतीय प्रेस को यहाँ पर जो अंकुश लगाया हुआ था उस पर प्रतिबंध खत्म करते हुए लिबर्टी दी थी, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला 130 आ गया, हु हैड बीन गिवन द नाउन ऑफ इवल्स टू द एक्सपल्सन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। भारत के धन के निष्कासन को अनिष्टों की अनिष्ट की संज्ञा किसने दी थी? ये आंसर, इसका आंसर अगर आप दादा भाई नेहरू जी पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। दादा भाई नेहरू जी ने यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी दी थी वो दी थी, ठीक है ना, जो कि मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बताया था। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 131, What was the name of the principal Muslim Anglo-Indian Oriental College who instigated the Muslim to organize a separate association with their own? मुस्लिम एंग्लो प्राचार्य कॉलेज, ठीक है ना, कि उस प्राचार्य का नाम क्या था जिन्होंने कि मुस्लिमों को अपनी एक पृथक संस्था बनाने के लिए भड़का दिया गया था? तो कौन थे वो? तो इसका जो आंसर है, अगर आप जाएंगे तो थियोडोर बेक के द्वारा ही
इनको भड़काया गया था और ये उस कॉलेज के फिर प्राचार्य बने थे, जो कि 1883 से लेकर, यानी कि 1883 से लेकर 1889 तक, 1899 तक, सॉरी 1899 तक ये यहाँ पर इसके प्रिंसिपल रहे थे। कौन? थियोडर बैक। क्लियर हो गया? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 132, नोट कर लीजिएगा और क्लास को शेयर और लाइक करते जाइएगा। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट स्टडी के साथ में कोशिश की मैंने लाने की। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप इसमें और भी ज़्यादा चेक कर सकते हैं। इसमें मेरी तरफ से मैंने यहाँ पर 99% एक्यूरेसी लाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया आपके सामने। ऑन विच डे डिड द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रेज द डिमांड ऑफ पाकिस्तान? तो कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है 16 अगस्त 1946। बेसिक क्वेश्चन है ये। बेसिक जब मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ें आप बेसिक फैक्ट्स में सबसे पहले मालूम पड़ जाएंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन आ गया, ड्यूरिंग विच पीरियड तिलक रिमेंड इन मंडाले जेल? ठीक है ना, जो मांडले की जो जेल थी, मांडले की जेल में ये किस दौरान तिलक यहाँ पर रहे? तो इसका जो आंसर है वो, अगर आप सी पर जा रहे हैं 1908 से लेकर 1914, तो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 1908 से लेकर 1914 के बीच में ही तिलक को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन के समय में ही जो गरम विचारधारा वाले लोग थे, ठीक है ना, जिसमें कि लाल बाल पाल कहा जाता है, जिसमें कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने उदारवादी नेता जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, सीआर दास और अपने क्या नाम है उनका, आरसी घोष जो थे, और अन्य जो नेता जो उदारवादी विचारधारा के थे, उनसे अलग होते हुए यहाँ पर सूरत अधिवेशन 1907 में अपने आप को अलग कर लिया था। देन उसके बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधाराओं के लोगों को अरेस्ट करना चालू कर दिया था। तो 1908 में तिलक को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था और 1914 तक ये अरेस्ट रहे थे। देन उसके बाद में जब ये रिलीज होने के बाद में इन्होंने होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको लिंक अपन देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। और 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर मिलता है। अगला क्वेश्चन आ गया, हु फाउंडेड इंडियन होम रूल सोसाइटी पॉपुलर नोन एज द इंडियन हाउस इन 1905 इन लंदन? देखिए अब लंदन का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया है। होम रूल सोसाइटी की कहाँ, मतलब लंदन में जो है वो किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि इंडिया हाउस के नाम से पॉपुलर है, इसकी स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी? लंदन वाला पूछ लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन एक बेसिक है, अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी शुरुआत की थी और इसकी जो साथ के लोग थे वो भी नाम याद रखिएगा, जिसमें कि भीकाजी कामा, ठीक है ना, जो कि दादा भाई नेहरू जी की ये सेक्रेटरी रही थी जब तक दादा भाई नेहरू जी रहे, क्योंकि दादा भाई नेहरू जी ने 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन है उसको भी लीड किया था, उसके लीडर रहे, उसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। और भीकाजी कामा भी जो कि यहाँ पर जो लंदन में स्थापना हुई थी, ठीक है ना, उसमें ये उनकी सपोर्टर थी, उनके साथ में थी। और साथ में एस आर राणा और लाला लाजपत राय, ये तीन लोग भी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के साथ में रहे थे और उन्होंने मिलकर ही यहाँ पर ये इंडियन हाउस, ठीक है ना, इंडियन हाउस के नाम से ये प्रसिद्ध इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 135, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल भवानी मंदिर? जो भवानी मंदिर है उस नाम की जो पुस्तक है उसकी लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है, अगर आप अरविंदो घोष पर जा रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। अरविंदो घोष के द्वारा ये भवानी मंदिर पुस्तक लिखी गई थी और ये गुजरात में जो पूरी की पूरी एक आर्म्स के साथ में जो एक रिबेल हुई थी, एक क्रांति हुई थी, एक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको बोलते हैं गुजरात की सशस्त्र क्रांति बोलते हैं इसे। गुजरात की सशस्त्र क्रांति हुई थी, ठीक है ना, उसके पीछे का जो सार था वो, ठीक है ना, वो भवानी मंदिर में यहाँ पर लिखा गया है जिसमें कि अरविंदो घोष का हाथ था।
और ये 1905 की बात है, 1905 में ये लिखी थी। और इसमें पूरी जानकारी यहाँ पर गुजरात में सशस्त्र क्रांति के बारे में जानकारी मिलती है अरविंदो घोष के द्वारा। तो बी इज द 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर हैड इनवाइटेड द डेलीगेट्स ऑफ कांग्रेस फॉर द गार्डन पार्टी। गार्डन पार्टी के लिए मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी देन उसके बाद में एक दावत दी थी इन्होंने उद्यान में, तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने की इसकी देखिए इसमें अगर हम टर्म की बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पे गवर्नर जनरल दिया हुआ है, यहाँ पर नोट कीजिएगा, क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी ये दिए हुए हैं, दीज आर नॉट द गवर्नर जनरल, दीज आर द वॉइस राइज, ये सारे वॉइस राय हैं, जिसमें कि रिपिन भी वॉइस राय था। ठीक है ना, रिपिन, लिटिन, नहीं, हाँ, रिपिन, लिटिन, एरविन और डफरिन, ये सारे के सारे वॉइस राय थे। नोट कीजिएगा, अगर क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में यहाँ पे गवर्नर जनरल दिया हुआ है और क्वेश्चन की टर्मोलॉजी के हिसाब से सारे के सारे नीचे जितने भी दिए हुए हैं ऑप्शन वो सारे के सारे वॉइस राय हैं। लेकिन अगर आंसर देखा जाए और यहाँ पे गवर्नर जनरल की जगह पे अगर वॉइस राय कर दिया जाए, वॉइस रॉय कर दिया जाए, तो वॉइस राय के हिसाब से इसका जो आंसर है वो लॉर्ड डफरिन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप डी पर जा रहे हैं, अगर अब एग्जामिनर नहीं मानता है तो इसका डी ऑप्शन वो चुनेगा और डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डफरिन ने ही यहाँ पर, जब कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से था, 1884 से लेकर 1888 के बीच में था। और इस समय ही डफरिन के समय ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद में लॉर्ड डफरिन ने ही एक उद्यान में इन लोगों को इन्वाइट किया था, दावत दी थी। ठीक है, तो ये वायसराय थे, ना कि गवर्नर जनरल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो 136 का आंसर, अगर यहाँ पे वायसराय बोलते हैं तो डफरिन सही आंसर होगा, गवर्नर जनरल तो था ही नहीं, ये वायसराय था ये। अगला क्वेश्चन आ गया 137, ऑन विच द महात्मा गांधी स्टार्टेड। इस पे अपन ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे ने आंसर गलत लगाया है तो आप इस टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल ये है ही नहीं। रिपिन का काल देखा जाए तो रिपिन का काल 1884 का है, 84 का। और लिटिन का बात किया जाए तो ये 76 का है। और इरविन की बात की जाए तो इरविन आ गया था 26 में, हाँ 1926 में आया था। तो ऑल दीज आर द वायसराय, नॉट द गवर्नर जनरल। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, और उसमें अगर आपने आंसर गलत दिया है तो यहाँ पर आप इसको, इस पर ऑब्जेक्शन लेके इसको डिलीट करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सही दिया है उनका आंसर मैं बता रहा हूँ। तो दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो डिलीट नहीं करेगा, तो उसका आंसर डी लगाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ऑन विच डे महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज सॉल्ट सत्याग्रह। जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कौन से दिन शुरू की थी, यानी कि यहाँ पर होगी ये बात दांडी मार्च की। ठीक है ना, सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, यानी कि दांडी मार्च शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 में। और ये साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक लगभग 240 किलोमीटर का रन था, जिसमें कि 179 मेंबर्स इसमें साथ हुए थे। इसमें सरोजनी नायडू भी साथ में हुई थी। और ये 5 अप्रैल को वहां पर पहुंच गया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप डेलीगेशन। और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको बोलते हैं डिसओबीडेंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट की भी शुरुआत हो गई थी 6 अप्रैल 1930 की। तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। ठीक है, दिख रहा है आपको। व्हेन वाज द ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्मली स्टार्टेड। जो फॉर्मली स्टार्टेड हुई थी सोशलिस्ट पार्टी, वो कब हुई थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है।
अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल के औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो देखो इसमें दो ऑप्शन 1934 में किया गया था, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद में महीना भी पूछ लिया गया कि किस मंथ में, मंथ भी यहाँ पे 1934 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। अक्टूबर में हुआ था ये शुरुआत, बिल्कुल। और अक्टूबर में एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ आपको, 22 या 23 अक्टूबर, ठीक है ना, 1934 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और इसकी जो मुख्य जो संस्थापक माने जा सकते हैं वो है माने माने मतलब हैं जो थे, वो थे जेपी अपने जेपी नायक, ठीक है ना, जयप्रकाश नायक बोलते हैं इनको, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जिसको कि लोक नायक के रूप में भी अपन जानते हैं। जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। और ये इसके क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे। और इसके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे वो थे मसानी जी। मसानी जी इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। और जो हाँ, और जनरल सेक्रेटरी जेपी नारायण थे। इन्होंने इसका गठन किया था 1934 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 139 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946? देखिए तीन लोगों का ये समूह था जिसमें कि पैथिक लॉरेंस जो थे ये इसके मैन हेड थे, तो ये तो थे ही इसमें, ठीक है। अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर जो उसके सदस्य थे, सर क्रिफोर्ड भी थे। तो एक, दो, ये तीन तो हो ही गए। तो कौन नहीं पूछा गया है, तो नहीं कौन सा हो गया, लॉर्ड बेबल। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अलग कलर से बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर इसका। अगला हो गया, इन विच ईयर डिड द लखनऊ पैक्ट और द कांग्रेस लीग पैक्ट टेक प्लेस? कौन से वर्ष लखनऊ पैक्ट किया गया था? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सी आंसर इज द करेक्ट। 1916 में, 1916 का 16 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में यहाँ पर लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में कांग्रेस लीग अधिवेशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ में मिल गई थी और दोनों ने यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर बना लिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कि 1907 में गरम दल नरम दल से अलग हुआ था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे जो गरम दल के नेता थे, ये जो अलग हुए थे, ये भी यहाँ पर मिल गए थे, ठीक है ना। तो गरम दल भी यहाँ पर लखनऊ पैक्ट में आके मिल गया था। और कांग्रेस लीग यानी कि वो लीग जो 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में अलग हो गई थी, उस समय मनमुटाव हो गया था। और 1906 के बाद में ये दोनों अलग हो गए थे। देन उसके बाद में यहाँ पर 1916 में फिर से दोबारा वापस आ जाते हैं और सब मिलकर यहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं 1916 में। तो लखनऊ पैक्ट जो बोला जाता है वो लखनऊ अधिवेशन था जो कांग्रेस का 1916 का, उसी को बोला जाता है, ठीक है। कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर यहाँ पर गरम दल भी आकर मिल गए थे, जिसमें कि गरम दल में मैंने आपको बता दिया कौन कौन थे, तीन, लाल बाल पाल और अन्य गरम दल के नेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 141, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिग्रेटेड द फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया हेरोडोटस, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक, ठीक है ना। ब्रिटेनिका के अनुसार, नोट कर लीजिएगा किसके अनुसार, ब्रिटेनिका, ब्रिटेनिका के अनुसार इतिहास के जनक कौन है? वो है हेरोडोटस। और इनका जो कार्यकाल था, इनको 550 BCE से लेकर 479 BCE तक उनके कार्यों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। वो इतिहास के जो कि जनक हैं, कौन है? हेरोडोटस। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, हु स्टेटमेंट इज द मैन इज बॉर्न फ्री येट एवरीवेयर ही इज नॉट द चैन, ठीक है। हिंदी में पढ़ देता हूं, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ। किसने बोला था ये? तो भैया इसका आंसर रूसो इज द करेक्ट, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उनके द्वारा ये कथन बोला गया था। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर इसका, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। हुज फेमस स्टेटमेंट इज दिस, हिस्ट्री इज अ साइंस नो लेस एंड नो मोर, यानी कि इतिहास एक विज्ञान है
इससे कामोवेश कुछ भी नहीं। तो ये किसने कहा था? ये बिल्कुल, तो इसका जो आंसर है वो है बरी। बरी के द्वारा ये कहा गया था, और ये कहा गया था 1903 में, ठीक है ना, 1903 में ये कहा गया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 144। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पाइस वॉज ऑथर्ड। ओरिजिन ऑफ स्पाइस के जो लेखक थे वो कौन है, ये आपको बताना है। तो ओरिजिन ऑफ स्पाइस की लेखक है डार्विन। डार्विन के द्वारा ये लिखी गई थी, ठीक है ना, और ये पब्लिश हुई थी 1859 में, 1859 में ही पब्लिश हुई थी। और इसके जो पब्लिशर थे वो थे चार्ली रॉबर्ट डार्विन, मतलब जो इसके लेखक थे, इनका जो पूरा नाम है वो है चार्ली रॉबर्ट डार्विन, पूरा नाम है इनका, और इनके द्वारा ये लिखी गई, ठीक है। डार्विन, डार्विन थ्योरी बोला जाता है इसको, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला हो गया, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिगार्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन हिस्टोरियन। एडमिनिस्ट्रेशन हिस्टोरियन इसमें से कौन नहीं है, ये पूछा गया है, किस श्रेणी में कौन नहीं आती। तो भैया रांके इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सी पर गए तो बिल्कुल सही है। लियोपोल्ड वॉन रांके इनका पूरा नाम है, लियोपोल्ड वॉन रांके इनका पूरा नाम है, और ये 1795 से लेकर 1886 तक रहे, ठीक है ना। इसको कि आधुनिक इतिहास के जनक बोलते हैं, ना कि प्रशासनिक इतिहासकार। ये आधुनिक इतिहास के जनक थे, मॉडर्न हिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है इनको। चलिए अगला आ गया, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 145 का नोट कर लीजिएगा। 146, हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। बताइए इसके कौन कौन है लेखक, ये पूछा गया है। भैया इसके जो आंसर है वो गिब्बन इज द आंसर, सही है, ठीक है ना। गिब्बन के द्वारा ये 1776 में ये पब्लिश हुई थी। इसके टोटल 6 एडिशन आए थे, 6 एडिशन, यानी कि 6 वॉल्यूम। संस्करण बोल सकते हैं या वॉल्यूम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको, वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम्स आए थे इसके, और 1776 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है ना, गिब्बन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 147। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक आर नॉट द मैच इट्स ऑथर। ऑथर कौन सा है जो कि इसके द्वारा नहीं हो गया, ठीक है। तो देखिए हेरोडोटस के द्वारा हिस्ट्री लिखी गई, बिल्कुल सही है। आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, क्या नाम है इसका, टॉय नबी, बिल्कुल सही है इसका। और सी भी सही है था, इंडिया थ्रू द एज, क्या नाम है, जदुनाथ सरकार, बिल्कुल सही है, इनके द्वारा लिखी गई। इसमें लिखा हुआ है फोर्थ वाला, तीनों सही है तो चौथा वाला नहीं होगा इसमें, तो फोर्थ वाला सही आंसर है, क्योंकि ये रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये जो है इंडिया टुडे एंड टुमारो, ये लिखी गई है जवाहरलाल, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये लिखी गई। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इसका सही है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। हिस्ट्री इज द रूट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस फ्रूट, हुज स्टेटमेंट इज दिस, किसने बोला है, ये पूछा गया है इसमें। और इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 148 का, वह है जॉन सीले। अगर आप जॉन सीले पर गए हैं तो बिल्कुल सही है। ये इतिहास और राजनीति विज्ञान के एक जानकार थे, एक निबंधकार थे, और उनके द्वारा ये बोला गया था, ठीक है ना। हिस्ट्री इज नॉट ए रूट एंड द पॉलिटिकल साइंस फ्रूट, ठीक है ना। इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र फल, ठीक है। इतिहास मूल है, यानी कि उसकी जड़ है, ये इतिहास जड़ है, और राजनीति उसका एक फल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन, क्या लिखा हुआ है, लिबरेशन, हु गेव दिस स्टेटमेंट। बहुत स्टेटमेंट पूछे गए पिछले, मतलब लास्ट 10 क्वेश्चन जो है पूरे स्टेटमेंट के, यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, मिक्स इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का है। तो इसका जो आंसर है, जिसमें कि पूछा गया इतिहास मानव स्वतंत्रता की एक कहानी है, की कहानी है, ये किसने बोला है, किसका कथन है ये। तो भैया इसका जो आंसर है वो ऑक्टन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ऑक्टन पे गए हैं, ऑक्टन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में, काफ़ी ढूंढने के बाद में इसका आंसर मेरे को मिला था। तो ए मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है इसका। राजतरंगिणी
वॉज रिटर्न, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? भैया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप जाएंगे कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे पूरे 150 क्वेश्चन, मतलब सॉरी 100 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर सेट 23 के, जो कि मैंने आपको पूरा रिव्यू दिया और सभी के आंसर्स की आपको दी। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के एनालिसिस के लिए लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि लगातार मैं हर एग्जाम के एनालिसिस आपके साथ में लाता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।